सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रिवॉल्यूशनरीज के बारे में, जिसके पहले हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। टॉपिक हमारा चल रहा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे बनता है, जिसके लिए हमने पढ़ा लिबरल आइडियोलॉजी को, लिबरलिज्म को, कंजर्वेटिज्म को, और अब पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरीज। और इसी के साथ एक टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट होगा। बात करें तो 1804 में फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्परर डिक्लेयर करता है और साथ ही साथ सिविल कोड, नेपोलियनिक कोड को ऑल ओवर द यूरोप फ्रांस में इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद उसको कई जगह हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कहीं उसका विरोध, कहीं उसका सपोर्ट, हर चीज देखने को मिलता है। लेकिन इसकी जो शासन पद्धति है 1815 तक, यानी कि बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें कि प्रैब कंट्री, कौन सी कंट्री, प्रैब कंट्री, प्रशिया, रसिया और ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये चार देशों और भी तमाम जो कंजर्वेटिव रिजीम थे मिलके नेपोलियन को डिफीट करते हैं। क्या करते हैं, डिफीट करते हैं। और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है। और फिर 1815 में, यानी कि 1815 की अगर बात करें तो 1850 में ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है। कहां पर, वियना में, ऑस्ट्रिया में, जिसको होस्ट करता है ड्यूक मैटरनिक। और इस ट्रीटी के माध्यम से उन सभी चेंजेस को अंडो कर दिया जाता है जो नेपोलियन ने किए थे। लेकिन साथ ही साथ कंजर्वेटिव ने कुछ परिवर्तन के साथ भी अपनी नई व्यवस्था को, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेबलिश करने की, चलाने की बातें कही थी कि जो चेंज मॉडर्नाइज करते हैं, डायनेमिक इकोनॉमी को लाते हैं, मॉडर्न आर्मी को लाते हैं, इन सब चीजों को हम लोग लेके चलेंगे। कुछ परिवर्तन को हम लोग अंडो भी करेंगे। कुछ क्षेत्र जो नेपोलियन ने एनेक्स कर लिया था, ऑल ओवर द यूरोप में कब्जा कर लिया था, उसको सभी जो प्राइब कंट्री थे और जितने भी कंजर्वेटिव रिजीम ने मिलकर नेपोलियन को हराया था, उन सभी क्षेत्रों को भी ले लिया गया। और फ्रांस की बॉर्डर पर, यानी फ्रांस का जो देश है उसकी सीमाओं पे तमाम देशों को स्टेब्लिश कर दिया गया कि फर्दर एक्सपेंशन फ्रांस न कर पाए, फ्रांस जो है फिर भविष्य में विस्तार न कर पाए। ऐसा ही एक बार जर्मनी में भी हुआ था, जर्मनी के एक्सपेंशन को रोकने के लिए। ये सारे परिवर्तन हो गए। अब इसकी वजह से जो लिबरल आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो क्या हो गए, डर गए। डरने का मतलब अंडरग्राउंड हो गए। इसका मतलब समाज में फिर से कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी आ चुकी है, नेपोलियन जा चुका है और जितने भी, चाहे बर्बन डायनेस्टी हो, ये सारी व्यवस्थाएं, चाहे कंजर्वेटिव रिजीम हो, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी हो, वो सभी स्टेब्लिश हो चुकी है पूरे यूरोप में। और साथ ही साथ ये चीजें हमें फ्रांस में भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो देश में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड आउट करने वाले जो रेवोल्यूशनरी समाज है, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, वो क्या करेंगे, उनकी क्या एक्टिविटीज है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। बात करें इस टॉपिक की तो लिखा है कि ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल्स नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। फियर ऑफ रिप्रेशन, रिप्रेशन के डर से जितने भी आपके रिवोल्यूशनरीज थे, वो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे। लिबरल कौन है, आपको पता है, जो न्यू मिडिल क्लास की जो आइडियोलॉजी थी, समाज में चेंज करने का, मोनार्कल सिस्टम को अपोज करने का, नए ट्रेडिशनल, जो पुराने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हटाने का, ये जो आइडियोलॉजी है, फ्रीडम ऑफ मार्केट का, पॉलिटिकल स्फीयर में, इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम की बात, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल की बात, ये तमाम बातें जो करने वाले लोग हैं वही तो कहलाए लिबरल्स। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे वो क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। क्या हो गए, अंडरग्राउंड, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ रिप्रेशन। यानी कि 1815 के दरमियान की अगर बात करें तो फियर ऑफ रिप्रेशन की वजह से जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे, वो अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड होकर भी अपने काम को करते रहे। और काम को किसके माध्यम से किया, सीक्रेट सोसाइटी बना बना के। किसके माध्यम से, सीक्रेट सोसाइटी के माध्यम से, गुप्त समाज। मतलब कि क्या है कि सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग अप मेनी यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। रिवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए, अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए, राष्ट्रवादी विचारधाराओं को जिंदा रखने के लिए सीक्रेट सोसाइटी बनना शुरू हो गई पूरी ऑल ओवर द यूरोप में। और इस सीक्रेट सोसाइटी का जो मेन काम था वो यही था, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को जिंदा रखना, इमर्ज करना, लोगों तक अपने विचार को पहुंचाना। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीजें हुई थी उस आइडिया को ऑल ओवर द यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करना। यानी कि फ्रेंच सोसाइटी का स्प्रिंग अप देखने को मिलता है तमाम यूरोपियन स्टेट्स में, और जिसमें काम होता था क्या, टू ट्रेन द रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज।
To be revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for the liberty and freedom. यहाँ पे इस समय revolutionaries का मतलब क्या है, क्रांतिकारी होने का मतलब क्या है कि to be the revolutionary at this time, इस समय revolutionary होने का मतलब क्या है, to commitment to oppose monarchical system, उस monarchical system को अपोज करने का जो कमिटमेंट है, प्रतिज्ञा है, इस मोनार्किकल सिस्टम का जो कि स्टेब्लिश हुई थी आफ्टर द वियना कांग्रेस, यानी ट्रीटी ऑफ वियना। हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ वियना के बाद हम जानते हैं कि फिर से मोनार्किकल सिस्टम फ्रांस में और ऑल ओवर द यूरोप में स्टेब्लिश हो चुकी थी। तो जो रिवोल्यूशनरी था उसका मेन जो कमिटमेंट था कि ऐसी जो व्यवस्था जो वियना कांग्रेस के बाद स्टेब्लिश हुई है उसका विरोध करना और फाइट फॉर फ्रीडम एंड लिबर्टी, और स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए लड़ना, स्वतंत्रता और स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ना, ये मोटो था किसका, रिवोल्यूशनरीज का। ये आपका समस्या है, यहां पे वो समाधान खोज रहे हैं और उनका वो काम क्या है, कुछ इस तरीके से। इसमें एक प्रमुख रिवोल्यूशनरीज का नाम आप सुनेंगे गुजेपी मैज़िनी, या फिर आप जैसे भी इसको प्रोनाउंसिएट करते होंगे गिउसेप्पे मैज़िनी, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएट करें, ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज थे। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन लिखा है कि मोस्ट ऑफ these revolutionaries also saw the creation of nation state as a necessary part of this struggle for freedom। जो उनका स्ट्रगल था फॉर फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जो उन रिवोल्यूशनरी का जो संघर्ष था, उस संघर्ष का एक प्रमुख जो हिस्सा था, जो प्रमुख आवश्यक जो हिस्सा था, वो क्या था, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट यानी नेशन स्टेट बनाना उनके संघर्ष का प्रमुख लक्ष्य था। किसका, रेवोल्यूशनरीज के संघर्ष का। सो ये चीजें वो देखते थे, इस तरीके से अपने रिवोल्यूशन को, अपने संघर्ष को देखते थे। अब थोड़ा सा हम जानेंगे गुजेपी मैज़िनी के बारे में। ये कौन है, ये एक इटालियन रिवोल्यूशनरीज हैं। गुजेपी मैज़िनी क्या है, इटालियन रिवोल्यूशनरीज हैं, जिनका जन्म कब हुआ था, 1805 में, वो भी कहां पे, जेनोवा में, यानी बॉर्न इन जेनेवा 1805। He become a member of the secret society of the Carbonari। कार्बोनरी में ये खुद एक मेंबर बने थे, क्या, सीक्रेट सोसाइटी का। अब सीक्रेट सोसाइटी क्या है, वो क्या काम करती है, उसका क्या लक्ष्य है, ये हम जस्ट हमने इस पेज में पढ़ा हुआ है। अब बात करें इनकी, तो एज ए यंग मैन ऑफ 24 साल की उम्र की बात करें तो ही वॉज सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासन, यानी देश निकाला। क्या बोलते हैं इसको, देश निकाला। 1831 में इनको देश से निकाल दिया गया था, वो भी क्यों, फॉर अटेम्प्टिंग और रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। लिगुरिया में एक क्रांति में इन्होंने हिस्सा लिया था, जिसकी वजह से उस वक्त की जो व्यवस्था वहां लिगुरिया में रही होगी, उसने इनको पकड़ा और देश से क्या कर दिया, निकाल दिया। 24 साल की छोटी उम्र में ये लिगुरिया में अटेम्प्ट किए थे रिवोल्यूशन के लिए, रिवोल्यूशन में, जिसकी वजह से इनको देश से निकाल दिया गया। और इसके बाद ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज। उन्होंने लगातार 2 प्रमुख सीक्रेट सोसाइटी बनाई, और इन दोनों सीक्रेट सोसाइटी के नाम को अक्सर पूछ देता है। जैसे कि पहली सीक्रेट सोसाइटी कौन बनाई, यंग इटली इन मार्सेलेस, यंग इटली इन मार्सेलेस और यंग यूरोप इन बर्न। 2 प्रमुख सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाया था, तो गुजेपी मैज़िनी ने बनाया था। और कौन कौन नाम क्या है, यंग इटली इन मार्सेलेस और यंग यूरोप इन बर्न, इन्होंने बनाया था। कौन, किसने, गुजेपी मैज़िनी ने। थोड़े से उनके विचारों को समझते हैं कि गुजेपी मैज़िनी कैसे सोचते थे, इनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था। बात करें अगर गुजेपी मैज़िनी की, तो ये आप देख सकते हैं उनको, और इन्होंने, इनका जो विश्वास था, इनकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी, वो कुछ इस तरीके से थी कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। इनका कहना था, इनका विश्वास था कि गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स। राष्ट्र क्या होने चाहिए, राष्ट्र होते हैं क्या, नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की प्राकृतिक इकाई होते हैं क्या, राष्ट्र। ये भगवान ने जब बनाया था तो भगवान का इरादा था, भगवान की इच्छा, भगवान की सोच क्या है कि जो नेशन होते हैं वो नेचुरल यूनिट्स होते हैं मैनकाइंड का, यानी मानव सभ्यता का, मानव जाति का जो प्रमुख जो इकाई है, जो प्राकृतिक इकाई, वो क्या होती है, राष्ट्र होती है। राष्ट्र अलग अलग टुकड़ों में टूटा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं भगवान खुद नहीं चाहते हैं। भगवान चाहते हैं पूरा जो व्यवस्था है एक राष्ट्र एकीकृत हो, क्या हो, एकीकृत होकर रहे, यानी यूनिफाइड टेरिटरी हो, क्या हो, यूनिफाइड टेरिटरी हो। यानी भगवान का खुद का ये इरादा है कि जो नेशन हो, वो नेशन जो होते हैं, वो राष्ट्र, जो राष्ट्र होते हैं वो मानव जाति की एक प्राकृतिक इकाई होते हैं, इसलिए राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। ये भगवान खुद चाहते हैं, भगवान का खुद का इरादा है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द
पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, इसलिए इटली को भी पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स और किंगडम में बट के नहीं रहना चाहिए। इटली भी क्या होनी चाहिए, अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए। इटली भी क्या होना चाहिए, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं इटली 4 पार्ट्स में बटी थी। आप नॉर्थ, साउथ, पिडमॉन्ट, सार्डिनिया पिडमॉन्ट और पैपल स्टेट। आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसमें हम लोग जानेंगे कि इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। क्या होना चाहिए, वाइडर अलायंस ऑफ नेशन होना चाहिए। पैच वर्क की जगह पे पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स और किंगडम में बटे होने की वजह से जो है भगवान भी आपसे खुश नहीं है, बल्कि उस बंटवारे की जगह पे इटली कैसा होना चाहिए, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए। सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक होना चाहिए और जिसमें कि क्या हो, वाइडर अलायंस ऑफ नेशंस हो, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि मेजनीज रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की, एकदम मेजनी जो है मोनार्की का लगातार विरोध करते थे, मतलब रिलेंटलेस, अथक परिश्रम, अथक विरोध करते थे किसका, मोनार्की का। एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उनका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना, क्या बनाना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का, यानी गणतंत्र बनाने का, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव, ये चीज कंजर्वेटिव को डराती थी। क्या करती थी, डराती थी। यानी मेजनी के द्वारा जो लगातार अथक जो मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो विरोध होता था और उनका जो विजन था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, इससे कंजर्वेटिव रेजिम और कंजर्वेटिव लोग डरते थे। और यहां तक कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है ड्यूक मेटरनिक, इसका नाम कई बार आएगा, तो अभी जस्ट पीछे में देखा जिसने होस्ट किया वियना कांग्रेस को, और यहां पे मेटरनिक कहता भी है, डिस्क्राइब करता है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि ये जो व्यक्ति है, जो गुजेपी मेजनी है, ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। यानी कि हमारी व्यवस्था का, यानी कैसी व्यवस्था, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये सबसे डेंजरस एनिमी है, सबसे खतरनाक दुश्मन है, ये मेटरनिक डिस्क्राइब करता था। तो ये हमने पढ़ लिया कंप्लीट रेवोल्यूशनरीज के बारे में, कंजर्वेटिज्म के बारे में और लिबरलिज्म के बारे में, और इन तीनों के माध्यम से हमने देखा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब इसके बाद नेशनलिज्म इन यूरोप, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, 1830 से लेके 1848, 1830 टू 1848, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ये भी आपका रहेगा। और इसके बाद हम लोग लगभग अपने चैप्टर के अंतिम पड़ाव में पहुंच जाएंगे। आज हमने देखा रेवोल्यूशनरीज के बारे में, प्रमुख रेवोल्यूशनरी गुजेपी मेजनी, क्या कब जन्म हुआ, क्या आइडियोलॉजी थी, क्या काम करता था, कितनी सीक्रेट सोसाइटी बनाया था, इन सभी एस्पेक्ट को देखा। और फाइनली ड्यूक मेटरनिक जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने कहा कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, ये हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे खतरनाक दुश्मन है। और इसी के साथ हम आज के सेशन को हम लोग क्या करते हैं, साइन ऑफ करते हैं। और आई होप आपको सेशन आपने खूब एंजॉय किया होगा, आपको सारे एस्पेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। और अभी हमने क्या पढ़ा, कंसोलिडेट एक बार करके तब आप अगले दिन क्लास को फिर से अटेंड करिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा और हर पॉइंट टू द पॉइंट डिस्कशन हम लोग जो कर रहे हैं वो आप उसको जो कंप्लीट अपनी तैयारी में लगाते रहेंगे। सो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।